सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जो लोग सेल्स टैक्स तथा वैट मामलों में डील कर रहे थे, उनके सामने यह स्थिति थी कि ओल्ड एंड डिस्कार्डेड गुड्स की सेल पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। परंतु सेल्स टैक्स रिजिम या वैट रिजिम में केवल सेकंड हैंड गुड्स में डील करने वाले व्यापारियों के लिए अलग से टैक्स की कोई प्रावधान नहीं थी। यह मामला पहली बार जीएसटी एक्ट लागू होने के बाद सामने आया कि जीएसटी एक्ट की रूल 32(5) में उन व्यक्तियों के बारे में व्यवस्था की गई है जो केवल सेकंड हैंड गुड्स में डील करते हैं। इस विषय पर मेरे द्वारा कुछ विचार प्रकट किए गए हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरे विचार पसंद आएंगे। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि मेरे विचारों में आपको कुछ गलती प्रकट हो तो उस गलती से मेरे को 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी अवश्य क्लिक कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करने के बाद आप अपने दोस्तों एवं एडवोकेट्स में भी शेयर कर दें ताकि मुझे और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। अब हम सेकंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज के बारे में तथा उस पर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्स लायबिलिटी के बारे में विचार करेंगे। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत मार्जिन स्कीम उन वस्तुओं की सप्लाई पर डबल टैक्सेशन से बचने में मदद करती है जिन वस्तुओं पर पहले टैक्स लग चुका है। जीएसटी मार्जिन स्कीम के अंतर्गत माल का सप्लायर उसके द्वारा किए गए माल की सप्लाई तथा ग्राहक से प्राप्त माल की प्राप्ति के मूल्य के बीच के डिफरेंस पर जीएसटी लायबिलिटी की गणना कर सकता है। आमतौर पर मूल्यांकन के नियमों के अनुसार माल की सप्लाई के एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर जीएसटी आरोपित किया जाता है। फिर भी रूल 32(5) के अंतर्गत सेकंड हैंड गुड्स के संबंध में इस मालों की व्यापार करने वाले व्यक्तियों को मार्जिन पर टैक्स का भुगतान करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मार्जिन नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस नियम में एक प्रोविजन भी दिया गया है, कृपया उसे ध्यान से सुनें। बशर्ते कि किसी उधारकर्ता जो एक अनरजिस्टर्ड है तथा वह व्यक्ति कर्जे की धनराशि चुकाने में चूक करता है तो उस परचेजर या से रिपोजेस किए गए माल का परचेज प्राइस वह अमाउंट होगा जो उस कर्जदार द्वारा खरीद की धनराशि में से प्रति तिमाही 5% पॉइंट के हिसाब से कम करके धनराशि प्राप्त होगी। प्रति तिमाही 5% पॉइंट के हिसाब से गणना करने के लिए उस वस्तु की खरीद की तारीख तथा उस वस्तु को रिपोजेस करने वाले व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के डिस्पोजल की तारीख की अवधि होगी। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक कंपनी माना मैसर्स फर्स्ट सोर्स लिमिटेड है जो सेकंड हैंड कारों की खरीद बिक्री का काम करती है। उसने 2014 मार्का की एक सेकंड हैंड मारुति सेलेरो कार एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से 3 लाख में खरीदी। इस कार की मूल कीमत 5 लाख है तथा मामूली फर्बिशिंग के बाद जुलाई 17 में उस कार को 3,50,000 रुपये में बेच दिया। इस प्रकार कंपनी को 3 लाख पर छूट मिलेगी तथा कंपनी द्वारा अपने ग्राहक को सेल प्राइस 3,50,000 रुपये पर टैक्स लगेगा। रूल 32(5) के लिए इसकी वैल्यू 50,000 होगी। मामूली फर्निशिंग के लिए यदि किसी मूल्य को जोड़ा जाता है तो वह मूल्य भी माल के मूल्य में जोड़ा जाएगा तथा मार्जिन का हिस्सा होगा। सेकंड हैंड गुड्स में डील करने वाले व्यापारी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, न्यू एज वेल एज सेकंड हैंड गुड्स का व्यापार करने वाले तथा केवल सेकंड हैंड गुड्स का व्यापार करने वाले डीलर। जीएसटी एक्ट में शब्द गुड्स की परिभाषा सेक्शन 252 में दी गई है जिसमें यह परिभाषित नहीं किया गया है कि सेकंड हैंड गुड्स किसे कहते हैं। कृपया इसका अध्ययन करने की कृपा करें। इस परिभाषा
के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शब्द गुड्स की परिभाषा से सेकंड हैंड गुड्स को एक्सक्लूड नहीं किया गया है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शब्द गुड्स की परिभाषा में सेकंड हैंड गुड्स भी शामिल हैं। अब हम जीएसटी एक्ट की धारा 9(4) के अंतर्गत आरसीएम के प्रिंसिपल पर विचार करते हैं। यदि एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है तथा जो सेकंड हैंड गुड्स का रिसिपेंट है, वह एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से सेकंड हैंड गुड्स को रिसीव करता है, तब आरसीएम के सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है कि सेकंड हैंड गुड्स पर टैक्स लायबिलिटी को रिसिपेंट द्वारा भुगतान किया जाएगा। मान लीजिए एक रजिस्टर्ड डीलर मैसर्स XYZ एंड सन्स है जो निम्न मालों का रिसीव करता है। पहला, सेकंड हैंड गुड्स जो एक रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा सप्लाई की जाए। दूसरा, सेकंड हैंड गुड्स जो एक अनरजिस्टर्ड डीलर द्वारा सप्लाई की जाए। थर्ड, सेकंड हैंड गुड्स जो केवल अनरजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा सप्लाई की जाती है। अब हम पहली समस्या पर विचार करते हैं। जब एक माल रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा सप्लाई किया जाता है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उस माल की सप्लाई पर सप्लायर द्वारा टैक्स इनवॉइस जारी की जाएगी। रजिस्टर्ड डीलर जो उस वस्तु का प्राप्त करता है उस पर आईटीसी का हकदार होगा। अब हम दूसरी समस्या पर विचार करते हैं। जब एक माल अनरजिस्टर्ड डीलर द्वारा सप्लाई किया जाता है तो अनरजिस्टर्ड डीलर इस मामले में टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकेगा, परंतु रिसिपेंट एक रजिस्टर्ड डीलर है, अतः उस पर यह लीगल ऑब्लिगेशन है कि वह परचेज पर आरसीएम स्कीम के अंतर्गत टैक्स जमा करे तथा उसकी आईटीसी का दावा करे। अब हम तीसरी समस्या पर विचार करते हैं। जब मालों की आपूर्ति अनरजिस्टर्ड ग्राहक द्वारा की जाती है और इस केस में अनरजिस्टर्ड ग्राहक गुड्स एंड सर्विस टैक्स की सप्लाई की एक भी शर्त पूरी नहीं कर सकेगा। उस ग्राहक के संबंध में यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसने इस माल की सप्लाई इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन द कोर्स ऑफ और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की है, अतः उस पर आरसीएम के सिद्धांत लागू नहीं होंगे। इस संबंध में यहाँ नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 डेटेड 28/6/2017 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार जब एक सेकंड हैंड गुड्स की सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर द्वारा एक रजिस्टर्ड डीलर को की जाती है तो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कोई टैक्स नहीं लगेगा। मार्जिन स्कीम पर अध्ययन के बाद अब जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन एवं उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट के संबंध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। जीएसटी एक्ट की धारा 22 के अध्ययन से स्पष्ट है कि गुड्स एंड सर्विस के रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू में थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख थी तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह लिमिट 10 लाख थी, परंतु धारा 22 में समय समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं। धारा 22 तथा उसके प्रोविसो के अध्ययन से रजिस्ट्रेशन हेतु निम्न थ्रेशोल्ड लिमिट प्रकाश में आती है। उन व्यक्तियों के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो केवल गुड्स की सप्लाई में व्यापार करते हैं 40 लाख रुपए है। उन व्यक्तियों के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट जो केवल सर्विस का काम करते हैं 20 लाख रुपए तथा स्पेशल कैटेगरी की स्टेट के लिए गुड्स और सर्विस की दोनों की सप्लाई में 20 लाख रुपए की ही लिमिट लागू होगी। इस स्कीम पर मार्जिन स्कीम चैप्टर 3 CBEC द्वारा जारी किया गया है तथा एक केस शंभू ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड एडवांस अथॉरिटी द्वारा भी निर्णय किया गया है। इस बात में व्यापारी सेकंड हैंड गुड्स लेड एसिड बैटरी की खरीद बिक्री का व्यापार करता था। इस बात में निर्णय किया गया कि लेड एसिड बैटरी सेकंड हैंड गुड्स की परिभाषा में आती हैं तथा व्यापारी यूज्ड लेड एसिड बैटरी के संबंध में मार्जिन स्कीम अपनाने के लिए अधिकृत है। जीएसटी रूल्स का रूल 32(5) जो केवल इंट्रा स्टेट सप्लाई के संबंध में मार्जिन स्कीम के संबंध में है, वह इंटर स्टेट सप्लाई के मामले में भी लागू होगा।